हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और मैं अभय पाठक कंटिन्यू करने जा रहा हूँ हमारे अध्याय विद्युत रसायन को। इसके पहले की वीडियो में बच्चों हमने समझा था कि कैसे हम 1 मोलर NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं और एनोड और कैथोड में हमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं, ये हमने समझ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग कुछ और अलग अलग यौगिकों के, कुछ और अलग अलग विद्युत अपघट्यों का विद्युत अपघटन से बनने वाले उत्पादों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले 1 मोलर HCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, ठीक है ना। विद्युत अपघटन हम यहां पर समझेंगे। तो देखिए, बहुत सारी चीजें आज के वीडियो में जो हैं वो इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने समझा था वही रिपीट होने वाली है। इसीलिए अगर डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके पहले आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। तो चलिए देखते हैं, हम जब HCl का हम जलीय विलयन लेते हैं बच्चों, तो HCl क्या होता है, अपने आयनों में विभक्त होता है। इसका बनता है एक H+ आयन और दूसरा बनता है क्या बच्चों, इसका Cl- आयन बनता है ना। फिर इसके बाद HCl के साथ साथ वहां पर एक रेस लगी हुई है। HCl अकेला नहीं है, उसमें जो जल है वह भी अपने आयनों में विभक्त होगा। तो इसमें जो जल है बच्चों H2, यह भी अपने आयन H+ और OH- में विभक्त हो जाता है। अब बताइए बच्चों, कैथोड। कैथोड जैसा कि हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं कि विद्युत अपघटनी सेल का कैथोड कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। तो यहां पर कौन कौन से आयन जाएंगे, या तो H+ जाएगा या तो ये H+, बात तो एक ही है। यानी यहां पर अपचयन के लिए 2 ऑप्शन हम बोल रहे हैं। एक तो है H+ फ्रॉम HCl, यानी HCl से आने वाला H+, दूसरा है जल से आने वाला H+, यानी कि दूसरा ऑप्शन है बच्चों जल, ठीक है ना। तो चलिए अब दोनों के अपचयन की अभिक्रिया हम यहां पर लिखते हैं। पहले H+ के अपचयन की अभिक्रिया लिखें बच्चों हम, तो इस तरह की होगी। ये सब अब आप लोग जानते हैं कैसे मैंने ये अभिक्रिया लिखी। और इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है बच्चों, 0। आप जानते हैं ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव 0 होता है। फिर जल के अपचयन की अभिक्रिया भी हम लिखेंगे। जल के अपचयन से क्या बनता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ में 2 OH- होते हैं। और इसका जो मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव इसका होता है बच्चों ऋण 0.827 वोल्ट होता है ना। इसका होता है 0 वोल्ट और इसका -0.827 वोल्ट। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा आसानी से होगा, कौन सा इजीली हो सकता है। तो जैसा कि इनके मानक अपचयन विभव की वैल्यू जो है वो हमें बता रही है कि हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव जल के मानक अपचयन विभव से अधिक है। 0 है, ये ऋणात्मक है तो ये अधिक हुआ। तो हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव अधिक है, यानी इसका अपचयन आसानी से होगा। यानी किसका अपचयन होगा बच्चों, H+ का, ठीक है ना। जल का नहीं होगा। हालांकि जल का भी होता तो हाइड्रोजन ही उत्पाद बनता, लेकिन जल का यहां पर नहीं होगा। तो H+ का अपचयन होगा, अपचयन होगा। और कौन सी गैस बनेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनेगी एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, मुक्त होगी। आती है इतनी बात समझ में कि H+ का अपचयन होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। चलिए अब हम आते हैं बच्चों एनोड पर। एनोड पर भी 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है हमारा Cl- और एक है OH- यानी कि जल। और ये हमने इसके पहले के लेक्चर में भी समझा था कि अगर एनोड होता है धनात्मक तो इसके पास कौन जाएगा, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है Cl- चला जाए, दूसरा ऑप्शन है OH-। OH- मतलब जल। तो किसका ऑक्सीकरण होगा, ये निर्भर करेगा इनके मानक ऑक्सीकरण विभव के मान पर।
तो देखिए बच्चों, अगर मैं मान लेता हूं Cl- का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसके ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है कि क्लोरीन गैस बनेगी और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी। और जबकि अगर मैं बात करूं जल की, तो जल का ऑक्सीकरण होने पर कौन सी गैस बनती है बच्चों? ऑक्सीजन गैस बनती है, साथ में 4H+ आयन बनते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पर गैस है, बोलिए कोई दिक्कत? अब इसका मानक अपचयन विभव मैंने आपको बताया था, इसका मानक ऑक्सीकरण विभव इसका मानक ऑक्सीकरण विभव कितना होता है बच्चों? ऋण 1.36 वोल्ट। जबकि जल का मानक ऑक्सीकरण विभव होता है बच्चों ऋण 1.23 वोल्ट होता है, बिल्कुल। तो अब कौन सी अभिक्रिया आसानी से होगी? तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि होना चाहिए जल का ऑक्सीकरण। क्यों? जल का ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव क्लोरीन के मानक ऑक्सीकरण विभव से अधिक है। इन दोनों में अधिक कौन है बच्चों? ये अधिक है ना। तो क्योंकि जल का ऑक्सीकरण विभव अधिक है, इसका ऑक्सीकरण आसानी से होगा, तो इसीलिए हम बोलेंगे जल का ऑक्सीकरण होना चाहिए और ऑक्सीजन गैस मुक्त होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों? वोल्टेज आधिक्य। वोल्टेज आधिक्य, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जल का ऑक्सीकरण एक मंद अभिक्रिया होती है। जल का ऑक्सीकरण एक मंद अभिक्रिया होती है और इसे जल्दी कराने के लिए हमें एक्स्ट्रा अलग से वोल्टेज देना होता है, जिसे हम वोल्टेज आधिक्य कहते हैं। और वोल्टेज आधिक्य के बाद इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों, वो हो जाती है कितनी? ऋण 1.48 वोल्ट, ठीक है ना। अब देखिए आप, जब हमने वोल्टेज आधिक्य की कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया तो हमने देखा कि इसका वोल्टेज आधिक्य हो जाने के बाद इसका ऑक्सीकरण विभव कम हो गया क्लोरीन के ऑक्सीकरण विभव से। तो अब क्योंकि यहां पर क्लोरीन का मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण आसान होगा, यानी कि मैं क्या बोलूंगा? Cl- का ऑक्सीकरण होगा और कौन सी गैस उत्पन्न होगी बच्चों एनोड में? एवं क्लोरीन गैस। देखिए, जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्लोरीन गैस बनेगी, क्लोरीन गैस मुक्त होगी। आती है बात समझ में कुछ? तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि अगर जल का ऑक्सीकरण होगा तो O2 गैस होती, लेकिन क्योंकि यहां वोल्टेज आधिक्य आ जाता है उसके कारण इसका ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण क्लोरीन का ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक धनात्मक हो जाता है और क्लोरीन का ऑक्सीकरण होता है एवं Cl2 गैस मुक्त होती है। चलिए, अब इसके बाद वापस आते हैं हम इस 1 मोलर पर। तो देखिए बच्चों, 1 मोलर का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में भी डिटेल में समझा था, इसीलिए इस बार मैं उसे उतनी डिटेल में नहीं बता रहा हूं। कहानी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जैसा हमने इसके पहले 1 मोलर NaCl के लिए समझा था वैसी ही है। तो फाइनली मैं आपके लिए एक छोटी सी टेबल बना देता हूं जिसे आप लोग याद कर लेंगे। किसके लिए? ये 1 मोलर HCl के लिए सांद्रता यहां है, यहां पर है क्या? कैथोड, और यहां पर है क्या बच्चों? एनोड। अगर इसकी सांद्रता हुई 1 मोलर, तब तो कैथोड में बनेगी क्या? हाइड्रोजन गैस, और एनोड में बनेगी क्लोरीन गैस, ठीक है ना। ब्रैकेट में यहां G लिख देते हैं जो इनकी गैसीय अवस्था को बताता है। फिर अगर ये हुआ 1 मोलर से अधिक सांद्रता, तो बिल्कुल कैथोड में जो मिल रहा था वही मिलेगा, एनोड में जो मिल रहा था वही मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। लेकिन अगर मैं इसे 1 मोलर से कम कर देता हूं बच्चों, तो यहां पर तो हाइड्रोजन गैस ही बनेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन फिर यहां पर ऑक्सीजन गैस बन जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आता है समझ में? इसे भी नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं 1 मोलर H2SO4 के लिए, ठीक है ना। तो चलिए H2SO4 की कहानी और समझ लेते हैं हम। तो
पहले मैं इसे साफ करता हूं। अब देखिए H2SO4 का अगर मैं विद्युत अपघटन कराऊंगा, जैसे ही मैंने H2SO4 का जलीय विलयन लिया तो H2SO4 क्या होगा बच्चों, अपने आयनों में विभक्त होगा। कौन कौन से आयन बनेंगे, दो तो बनेंगे H+ आयन और साथ में बनेगा एक सल्फेट यानी कि SO4 आयन। लेकिन क्योंकि जलीय विलयन है तो इसमें जो जल उपस्थित है उसका भी विघटन होगा, वो भी अपने आयनों में टूटेगा H+ और OH-। तो फिर से हम आगे चलते हैं वहीं पर कि अगर कैथोड है तो अभिक्रिया क्या होगी। तो अगर बच्चों कैथोड है तो कैथोड तो होता है नेगेटिव, यानी कि इसके पास कौन से आयन जाएंगे बच्चों, धनात्मक वाले। अब धनात्मक आयन दो हैं, दोनों में से कोई भी जाए, है तो एक ही ना, H+ ही है। ये H+ किसका है, जल का है, ये H+ किसका है, H2SO4 का है। तो देखते हैं ऑप्शन यहां पर है, एक तो H+ जो कहां से आया है, H2SO4 से, दूसरा H+ जो कहां से आया, जल से। हालांकि देखिए दोनों में से किसी का भी हो उत्पाद तो एक ही बनेगा, लेकिन हम अभिक्रिया लिखकर भी कर लेते हैं। HCl में भी हमने ये समझा था, सेम बात आएगी यहां पर भी। अगर H2SO4 के H+ का अपचयन होता है बच्चों, तो अपचयन की अभिक्रिया हमारी ये होगी, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। और इसका जो मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव होता है इसका 0 वोल्ट। और दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, H+ आए जल का, यानी जल का अपचयन हो जाए। तो जल के अपचयन की अभिक्रिया अब आप लोगों को याद हो गई होगी, क्या होता है बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ में बनता है क्या, 2OH- बनता है ना। और इसका जो मानक अपचयन विभव है बच्चों वो होता है कितना, -0.827 वोल्ट होता है। चलिए अब आप देख सकते हैं ये है H+ का मानक अपचयन विभव यानी हाइड्रोजन का, और ये है जल का मानक अपचयन विभव। और साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि H+ का मानक अपचयन विभव जल के मानक अपचयन विभव से अधिक है, और क्योंकि यह अधिक है तो अपचयन इसका आसान होगा। इसीलिए बच्चों हम क्या बोलेंगे कि यहां पर H+ का अपचयन होगा। ठीक है ना, आ रहा है कि नहीं समझ में, बताते चलिए आप लोग। एवं बताइए जब H+ का अपचयन हो रहा है तो कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस, एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। आ रही बात समझ में बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनेगी। फिर अगर मैं मान लूं एनोड के लिए क्या अभिक्रिया होगी ये समझना है मुझे। तो फिर एनोड होता है बच्चों इसमें धनात्मक, तो धन आवेश के पास ऑप्शन 2 है, या तो SO4 चला जाए या OH- चला जाए। तो देखिए इसमें अगर क्या होगा, SO4 जाएगा तो इसका होगा बच्चों क्या, अपचयन, सॉरी ऑक्सीकरण, एनोड में है ना, यानी इसका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीकरण। और जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये बनाएगा H2O8 और साथ में बनेंगे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन ये मुक्त करेगा। ठीक है ना, इसका ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया आप लोग चाहे तो सीधे याद रखें, नहीं तो आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया अध्याय जो मैंने पढ़ाया उसमें एक बार देख सकते हैं। इसका बच्चों जो मानक अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव का मान है, मानक ऑक्सीकरण विभव का मान वह कितना होता है, -2.01 वोल्ट। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन कौन सा है, OH-, पहले जा सकता था SO4-, अब जा सकता है कौन, OH-। OH- कहां से आया, जल से, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों कि यहां पर जल का ऑक्सीकरण हो जाए। और जल के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी हम जानते हैं क्या होगा, इसमें बनेगी O2 गैस और साथ में क्या होगा बच्चों, 4 तो बनेंगे H+ और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। और इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है, मानक ऑक्सीकरण विभव कितना होता है, -1.23 वोल्ट। अब लेकिन हम जानते हैं जल का ऑक्सीकरण एक मंद अभिक्रिया है, अगर इसे कराना है हमें तो हमें यहां पर वोल्टेज आधिक्य लगाना पड़ता है, अधिक वोल्टेज देना पड़ता है। और वोल्टेज आधिक्य के बाद भी ये मान कितना हो जाता है बच्चों,
ऋण 1.48 वोल्ट। कितना हो जाता है? ऋण 1.48 वोल्ट। और इससे अब देखिए हमने वोल्टेज अधिक के भी लगा दिया तो भी हम इन दोनों मान को देख सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसका मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक ऋणात्मक है, इसका मानक ऑक्सीकरण विभव कम ऋणात्मक है, यानी कि अधिक धनात्मक है। तो क्योंकि जल का मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक है इसीलिए इसका ऑक्सीकरण आसानी से होगा। तो मैं यहां क्या बोलूंगा बच्चों एनोड के लिए? चलिए इसे मैं साफ करता हूं। एनोड के लिए मैं क्या बोल सकता हूं? एनोड में जल का यानी H2O का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा। और जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? हम जानते हैं ऑक्सीजन गैस बनेगी एवं ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। ठीक है ना? तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इसमें अगर H2SO4 के 1 मोलर जलीय विलयन में क्या करें हम यहां पर विद्युत अपघटन कराएं तो कैथोड में हाइड्रोजन गैस बनती है, एनोड में ऑक्सीजन गैस बनती है। कैथोड में H+ का अपचयन होता है, एनोड में जल का अपचयन होता है। ठीक है ना? लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और है मेरे पास, पहले आप इसे नोट करिए फिर वो भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए देखते हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो एक छोटी सी टेबल है, उसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए बच्चों यहां पर हम क्या ले रहे हैं? H2SO4 ले रहे हैं। ठीक है ना? और कैथोड में क्या बनेगा वो देखना चाह रहे हैं हम, तथा एनोड में क्या बनेगा वो भी हमें देखना है। तो यहां पर हम H2SO4 ले रहे हैं। अब यहां पर दो तरीके से विद्युत अपघटन होता है। एक सामान्य विद्युत घनत्व में, यानी कि मैं नॉर्मल करंट दे रहा हूं। ठीक है ना? एक क्या होगा? सामान्य विद्युत घनत्व, सामान्य विद्युत घनत्व। जबकि दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरी जो कंडीशन होगी वो होगी क्या? अधिक विद्युत घनत्व की, यानी मैं हाई वोल्टेज का करंट दे रहा हूं, अधिक विद्युत घनत्व। तो थोड़ा सा फर्क होता है यहां पर। जब मैं सामान्य विद्युत घनत्व देता हूं तो अभी अभी हमने समझा कैथोड में बनेगी हाइड्रोजन गैस और एनोड में बनेगी ऑक्सीजन गैस। जबकि अगर मैं अधिक विद्युत घनत्व रखता हूं तो यहां तो हाइड्रोजन गैस ही बनती है, लेकिन यहां पर बच्चों ऑक्सीजन के साथ साथ क्या बनता है? H2S2O8 ये अम्ल भी यहां पर बन जाता है। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखेंगे। H2SO4 के लिए हमने एक देखा क्या? सामान्य विद्युत घनत्व, जिसमें जैसा मैंने समझाया सामान्य अभिक्रियाएं हो रही थी। और अधिक विद्युत घनत्व में होता क्या है कि जल का ऑक्सीकरण होने के साथ साथ जो हमारा SO4 है उसका भी ऑक्सीकरण हो जाता है, क्योंकि उसके लिए भी जो वोल्टेज चाहिए वो भी मिल जाता है। तो इसीलिए H2S2O8 भी बन जाता है। ठीक है ना? तो चलिए इसे नोट करिए, फिर मैं एक और यौगिक के बारे में बात करता हूं। ये बच्चों अब हम कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। अब इसे हम दो प्रकार से समझते हैं। पहली कंडीशन बच्चों हम लेंगे कि अगर जो मेरे इलेक्ट्रोड हैं यानी एनोड और कैथोड हैं वह क्रियाशील ना हो, यानी कि वह विद्युत अपघट्य की अभिक्रिया में भाग ना लें, यानी मैं बोलूंगा अक्रिय इलेक्ट्रोड हो तो, अक्रिय इलेक्ट्रोड हो तो क्या होगा उसे हम पहले देखेंगे और फिर देखेंगे सक्रिय इलेक्ट्रोड के लिए। तो देखिए अगर अक्रिय इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा? जैसे अक्रिय इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है बच्चों? प्लेटिनम है ना, ग्रेफाइट हो सकता है। तो अगर ये जैसे हम उदाहरण के लिए लिखें प्लेटिनम, ठीक है ना, तो क्या होगा चलिए देखते हैं। CuSO4 है, इसका आपने जलीय विलयन लिया तो यह अपने आयनों में टूटेगा Cu2+ और SO4 2- में टूटेगा ना। फिर अब इसमें जो जल है वह भी अपने आयनों में टूटेगा और क्या होगा? ये टूटेगा H+ और OH- में। आती बात समझ में? तो बताइए कैथोड
जो कि ऋण आवेशित होता है उसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? तो देखिए कैथोड होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज वाला यानी ऋण आवेशित, तो उसके पास जाएंगे धन आवेश। कौन कौन जा सकते हैं वहां पर? Cu2+ जो कि CuSO4 से आया है, दूसरा जा सकता है वहां पर H+ जो कि कहां से आया बच्चों? जल से आया है। तो अगर मैं Cu2+ का अपचयन कराता हूं तो Cu2+ के अपचयन से क्या बनता है बच्चों? कॉपर। और इसका जो मानक अपचयन विभव है, इसका जो मानक अपचयन विभव है बच्चों वो कितना होता है? 0.34 वोल्ट। ठीक है ना, कितना होता है? 0.34 वोल्ट। जबकि दूसरा ऑप्शन है जल। अगर हम जल के अपचयन की अभिक्रिया लिखते हैं तो क्या होती है बच्चों? यहां पर बनती है हाइड्रोजन गैस और साथ में बनता है 2OH-, और इसका जो मानक अपचयन विभव है वह कितना होता है? ऋण 0.827 वोल्ट होता है ना। चलिए अब आपके दिमाग में आ चुका होगा कि इन दोनों में से किसका अपचयन होना चाहिए, क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव बहुत अधिक है, इसीलिए इसका अपचयन आसानी से होगा। यानी कि मैं बोलूंगा यहां पर Cu2+ का अपचयन होगा और कैथोड में क्या होगा बच्चों? कॉपर एकत्रित होगा, कॉपर एकत्रित होगा। अब दूसरा ऑप्शन दूसरी तरफ एनोड में हम देखें। चलिए एनोड यहां लिखता हूं मैं। एनोड में क्या होगा? एनोड होता है बच्चों धन आवेश वाला यानी पॉजिटिव वाला। तो एनोड में दो ऑप्शन है, या तो SO4 2- चला जाएगा या तो OH- चला जाएगा। OH- यानी कौन? जल। तो SO4 2- का अब हम अगर ऑक्सीकरण कराते हैं, यहां पर थोड़ा सा ऐसा मैं इसे अलग कर देता हूं। SO4 2- का अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों? S2O8 2- बनता है। यह अभिक्रिया हमने अभी देखी थी H2SO4 के केस में भी। और साथ ही साथ क्या बनता है? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ये मुक्त करता है। ठीक है ना, क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। इसको देखिए संतुलित करने के लिए यहां सामने 2 लगा लेना। इसके पहले भी जब हमने H2SO4 के लिए किया वहां भी संतुलित कर लेना आप लोग, है ना। चलिए फिर दूसरा देखते हैं हम जल। दूसरा है कि जल का ऑक्सीकरण हो जाए। तो अगर जल का ऑक्सीकरण होगा तो बच्चों बनेगी ऑक्सीजन गैस, साथ में बनेंगे 4H+ और साथ ही साथ यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ठीक है ना। अब SO4 2- के लिए, इसके लिए जो इसका मानक ऑक्सीकरण विभव है बच्चों वो कितना है? ऋण 2.01 वोल्ट। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं यहां पर जगह पहले बनाता हूं ताकि लिखने में हमें सही से समझ में आए। ये मैं साफ करता हूं थोड़ी सी जगह यहां पर। देखिए यहां पर अगर SO4 2- का मैं क्या कराता हूं? ऑक्सीकरण, तो इसका जो मानक ऑक्सीकरण विभव है वह होता है ऋण 2.01 वोल्ट। ठीक है। जबकि जल का जो ऑक्सीकरण विभव है, मानक ऑक्सीकरण विभव, वो होता है बच्चों ऋण 1.23 वोल्ट। और तो और अगर जल का ऑक्सीकरण कराना है तो इसमें वोल्टेज आधिक्य भी लगेगा, और वोल्टेज आधिक्य लगने के बाद भी यह कितना हो जाएगा? अगर मैं वोल्टेज आधिक्य को भी ले लूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो मानक ऑक्सीकरण विभव है वह हो जाएगा ऋण 1.48 वोल्ट। अब देखिए ये है ऋण 2.01, ये है ऋण 1.48। तो अधिक कौन है? जल का मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक है, चाहे आप वोल्टेज आधिक्य भी ले लो तो भी यह अधिक है। और क्योंकि यह अधिक है तो जल का ऑक्सीकरण आसानी से होगा। तो क्या लिख सकता हूं बच्चों में? जल का ऑक्सीकरण होगा। और अगर जल का ऑक्सीकरण होगा तो हम क्या कह सकते हैं? क्या बनेगा? O2 गैस मुक्त होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने समझा CuSO4 के जलीय विलयन में अगर हम अक्रिय इलेक्ट्रोड रखते हैं
तो कैथोड में कॉपर इकट्ठा होता है, एनोड में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आती बच्चों बात समझ में? चलिए अब मैं दूसरा केस लेता हूं इसका कि अगर क्रियाशील इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो दूसरा केस है बच्चों मेरा क्या, क्रियाशील इलेक्ट्रोड हो तो, क्रियाशील इलेक्ट्रोड हो तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। क्रियाशील इलेक्ट्रोड है यानी ऐसा इलेक्ट्रोड है जो एनोड और कैथोड की अभिक्रिया पर प्रभाव डाल रहा है, खुद भी अभिक्रिया में भाग ले रहा है। जैसे हम कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लें, किसका इलेक्ट्रोड ले लें बच्चों, कॉपर का। कैसे, चलिए देखिए। मान लीजिए ये मैंने एक पात्र लिया, इस पात्र में मैंने CuSO4 का जलीय विलयन ले लिया। क्या ले लिया बच्चों इसमें मैंने, CuSO4 का जलीय विलयन, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने इसमें 2 धातु की छड़ें, कैथोड तथा एनोड इसमें डाल दिए और इसे मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया एवं धारा प्रवाहित करना मैंने शुरू किया, ठीक है ना। एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, विद्युत धारा मैंने देना शुरू किया और जब धारा देना मैंने शुरू किया तो इसमें कुछ अभिक्रिया होगी। इसमें खासियत क्या है, ये जो कैथोड है ये भी कॉपर का होना है और एनोड है ये भी कॉपर का होगा। तो ये क्रियाशील इलेक्ट्रोड, ये जो कॉपर के कैथोड और एनोड हमने लिए हैं ये यहाँ क्रियाशील इलेक्ट्रोड का काम करने वाले हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए, कैथोड जो कि ऋणात्मक होता है वहां जाने के लिए कौन कौन है। पहली बात आपको पता होना चाहिए, जब CuSO4 का जलीय विलयन है तो यह जल में लेने पर विभक्त होगा Cu2+ और SO4 के साथ, और जबकि एक ऑप्शन जल भी है जो H+ और OH- में विभक्त होगा, यानी कि जल का ऑक्सीकरण या अपचयन भी हो सकता है। तो देखिए एक ऑप्शन है नेगेटिव की तरफ जाने का Cu2+ का, और साथ में दूसरा ऑप्शन है जल का, या तो अपचयन हो जाए Cu2+ का या तो हो जाए जल का। और अभी अभी बच्चों इसके पहले अक्रिय इलेक्ट्रोड के केस में मैंने आपको बताया कि इन दोनों में से रेस जीतता है कौन, Cu2+, और यहां पर Cu2+ का अपचयन होता है, अपचयन होता है और यहां पर क्या होता है बच्चों, एवं कॉपर एकत्रित होता है, Cu एकत्रित होता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये देखा हमने कैथोड में। अब एनोड में क्या होगा, क्या ट्विस्ट है वो देखिए आप। तो एनोड में तो देखिए बच्चों, एनोड में क्या होता है, एनोड होता है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। तो इसमें आने के लिए कौन कौन है, नेगेटिव वाले। नेगेटिव वाले यानी कौन है बच्चों, एक तो है SO4 का अपचयन हो जाए, दूसरा है जल का अपचयन हो जाए। मान लीजिए मैं SO4 के अपचयन की कंडीशन ले रहा हूं, तो क्या होगा इसके अपचयन में, जैसा कि हम जानते हैं क्या होगा, H2OH2- और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। और इसका जो मानक अपचयन विभव है बच्चों वह कितना है, ऋण 2.01 वोल्ट होता है ना। अब साथ में दूसरा ऑप्शन है एनोड में जल का ऑक्सीकरण हो जाए। तो जल का अगर ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी और साथ में 4 तो बनेंगे H+ और 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। जबकि इसका जो अपचयन विभव है, सॉरी एनोड है मतलब ऑक्सीकरण विभव यार, जो इसका मानक ऑक्सीकरण विभव है वह कितना है, ऋण 1.23 वोल्ट, ठीक है। लेकिन यहां पर बच्चों एक तीसरा ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन क्या है, समझिए ध्यान से। ये मैंने बनाया क्या, पॉजिटिव यानी कि एनोड, ठीक है ना। ये क्या बना बच्चों, एनोड, और ये बनाया नेगेटिव जो था कैथोड। अब एनोड में क्या क्या हो सकता है, पहला तो SO4 चला जाएगा उसके तरफ, दूसरा जल जाके ऑक्सीकरण हो जाएगा जल का, तीसरा है कि इसका जो Cu2+ है विलयन में उसका ऑक्सीकरण हो जाए। देखिए इसमें जो Cu है, सॉरी इस धातु की छड़ का जो Cu है, कॉपर की रॉड का जो कॉपर है उसका ही ऑक्सीकरण हो जाए। इसीलिए तो मैं ऐसे बोल रहा हूं क्रियाशील इलेक्ट्रोड, मतलब इस धातु की छड़ का जो कॉपर है उसका ही ऑक्सीकरण हो जाए। मान लीजिए उसका ऑक्सीकरण होगा
तो क्या होगा देखिए, Cu2+ बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। इसका बच्चों ऑक्सीकरण विभव होता है, मानक ऑक्सीकरण विभव वो होता है ऋण 0.34 वोल्ट। अब इस मान को देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण इन दोनों के तुलना में आसान है, क्योंकि कॉपर का मानक ऑक्सीकरण विभव SO4 और जल के मानक ऑक्सीकरण विभव से अधिक धनात्मक है, अधिक है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण आसानी से होगा। यानी कि यहां पर मैं क्या बोलूंगा बच्चों, यहां पर मैं बोलूंगा एनोड में क्या होगा, एनोड की कॉपर धातु का ही ऑक्सीकरण होगा, कॉपर धातु का ही ऑक्सीकरण होगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर ऑक्सीकरण में ट्विस्ट आ जाता है, और ऑक्सीकरण किसका होता है, जो एनोड में कॉपर धातु उपस्थित है उसी का ऑक्सीकरण होता है। हो क्या रहा है, आइए मेरे साथ समझिए। इसमें देखिए कैथोड में Cu2+ का अपचयन हो रहा है, यानी विलयन में जो Cu2+ है यह जा रहा है कहां पर, कैथोड में, और इकट्ठा हो रहा है। जबकि एनोड में क्या हो रहा है बच्चों, एनोड में कॉपर का ही ऑक्सीकरण हो रहा है। इस कॉपर का, ये जो कॉपर है बच्चों, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब यह जो कॉपर है ये Cu2+ के रूप में आ रहा है। यानी विलयन का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कॉपर Cu2+ के रूप में विलयन में आ रहा है, Cu2+ कॉपर के रूप में कैथोड में जा रहा है। एनोड से Cu2+ आ रहा है, कैथोड में Cu2+ जा रहा है, यानी विलयन के Cu2+ का तो कुछ हुआ ही नहीं। Cu2+ आ कहां से रहा है, एनोड के कॉपर से, जा कहां रहा है, कैथोड के कॉपर में। यानी कि विलयन का जो कॉपर सल्फेट का कॉपर है उसकी सांद्रता अभी भी स्थिर है, क्योंकि ना तो वो कैथोड में जा रहा है ना एनोड में जा रहा है, यानी उसकी सांद्रता तो जितनी थी उतनी है। जो कॉपर कैथोड में जा रहा है वह कहां से आ रहा है, एनोड से आ रहा है। तो चलिए ये पॉइंट और मैं लिख देता हूं, इसे लिख लिया होगा आपने। यहां पर मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूं और लिखता हूं क्या, कि कैथोड में एकत्रित कॉपर की मात्रा जो होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों, एनोड से निकलने वाले कॉपर के बराबर होगी। एनोड से घुलने वाले कॉपर की मात्रा, समझ में आ रहा है ना, एनोड से घुलने वाले कॉपर की मात्रा। ठीक है ना, तो कहानी आपने समझे कि जो कॉपर कैथोड में इकट्ठा हो रहा है वो विलयन का Cu2+ नहीं है, वह Cu2+ तो हमें एनोड से मिल रहा है, कैथोड में जा रहा है। विलयन का जो Cu2+ है वो अपनी जगह में। यानी कि इसमें एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, कि CuSO4 के विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। कैसी रहती है बच्चों, अपरिवर्तित रहती है, यानी बदलती नहीं है। तो ये हमने समझा कि कैसे हम CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कर सकते हैं, एक अक्रिय इलेक्ट्रोड में एवं एक सक्रिय इलेक्ट्रोड में। सक्रिय इलेक्ट्रोड अगर हम लेते हैं तो जो एनोड का कॉपर है उसका ही ऑक्सीकरण होता है और वही विलयन में आता है और वही कैथोड में जाता है। अब मैं आपको एक जानकारी बता दूं, इस मेथड का उपयोग, इस विधि का उपयोग हम करते हैं जब हम धातु कर्म में कॉपर धातु का शोधन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों वहां पर हम, चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम वो भी देख ही लेते हैं ताकि वहां पर जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं समझिए, उसके लिए हम जो हमारे पास एक अशुद्ध कॉपर की रॉड है, ये जो अशुद्ध कॉपर की रॉड है एक इलेक्ट्रोड का काम ये करती है, अशुद्ध कॉपर, ये बनती है बच्चों एनोड। ठीक है ना, क्या बनेगा ये एनोड, एवं जो शुद्ध कॉपर की रॉड है ये बनेगी क्या कैथोड। एक जो हमने
शुद्ध कॉपर ले लिया, ये क्या बनेगा बच्चों, कैथोड, एवं इसमें क्या लगाएंगे हम, एक बैटरी। तो इसको थोड़ा सा यहां पर जगह बना लेते हैं अपन, बैटरी लगा देंगे और बैटरी लगाने के बाद अब इसका क्या करेंगे, हम विद्युत अपघटन करेंगे और इसके अंदर विलयन लेंगे, कौन सा, CuSO4 का जलीय विलयन। ठीक है ना बच्चों, क्या लेंगे यहां पर, CuSO4 का जलीय विलयन, एक्वस लिख दिया मतलब जलीय विलयन हो गया। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए इस अशुद्ध कॉपर में से कौन निकलेगा, कॉपर, किस रूप में, Cu2+ के रूप में आएगा और ये जाएगा कैथोड में और इस तरह से शुद्ध कॉपर, पूरा शुद्ध कॉपर यहां पर इकट्ठा हो जाएगा और यहां पर अंत में जितना भी कॉपर था वो तो यहां आ गया, अशुद्धियां बचेंगे। यहां पर जो अशुद्धियां बचती हैं वो सिल्वर यानी कि चांदी, प्लेटिनम जैसी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम एनोड मड या एनोड पंक कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये एनोड में बसती है तो इसलिए इसको हम एनोड मड या एनोड पंक कहते हैं। और देखिए इस तरह से आपका जो कॉपर है यहां पर 100% शुद्ध कॉपर आपको प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो इसे हम धातु कर्म जब पढ़ेंगे तो दोबारा मैं बताऊंगा, अभी ध्यान में रखिए। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने देखा 1 मोलर HCl के जलीय विलयन करने पर, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है। फिर हमने सीखा H2SO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है। और हमने देखा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का अक्रिय इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है एवं सक्रिय इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफी है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।